बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए अपने काम का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू रखना है। कल हमने अपना जो टॉपिक पढ़ा था, कल हमने आपके जहन में होगा कि हमने बात की थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी टाइप्स पे, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने कवर किया था। आज का जो टॉपिक है ये मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिमांड से वाबस्ता है। इसके अंदर मैं आपको दो फार्मूला सिखाऊंगा, एक जो जनरली यूज़ होता है आर्क वेलोसिटी का फार्मूला, और एक जो थ्योरेटिकली यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं पॉइंट वेलोसिटी ऑफ डिमांड। इन दोनों पे बात करेंगे। चलिए काम का आगाज़ करते हैं। आज के काम का जब हम आगाज़ करेंगे तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमने अपने चैप्टर नंबर 3 में वेलोसिटी ऑफ डिमांड से काम शुरू किया, प्राइस वेलोसिटी ऑफ डिमांड पे काम जारी है, इनकम वेलोसिटी एंड क्रॉस वेलोसिटी प्रॉबेबली हम परसों पढ़ेंगे, और कल जो है हम इंशाल्लाह एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिक मेथड को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज का जो काम है वो है परसेंटेज मेथड का। तो परसेंटेज मेथड का जो काम है वो हम आज करेंगे। परसेंटेज मेथड में हम दो तरह के मेथड पढ़ेंगे, एक आर्क फार्मूला और एक पॉइंट फार्मूला। जब हम इनको पढ़ेंगे, इनके अंदर हम दो काम करेंगे। हर फार्मूला को थ्योरी के एतबार से समझेंगे और फार्मूला के एतबार से, थ्योरी के एतबार से और फार्मूला के एतबार से, यानी एप्लीकेशन के एतबार से। ये करने के बाद हम आ जाएंगे इंटरप्रिटेशन की तरफ, यानी जो भी हमने एप्लीकेशन किया है, अमल दरामद किया है फार्मूले पे, उसका जो जवाब आया है उसके साथ साइन क्या है, उसके साथ नंबर क्या है, उसके मीनिंग क्या है, और हम उसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे या उसके ऊपर हम कमेंट्स किस तरीके से देंगे। ये है आज के लेक्चर का टोटल लुब्बे लुबाब। अब जहाँ तक सवाल है हम शुरू करते हैं। स्क्रीन मेरे सामने जो कंप्यूटर है वो सिंपल नेट पे लगी हुई है, और वहाँ पर बेटे स्क्रीन बिल्कुल ठीक है। महानूर बच्चे, आपका इंटरनेट थोड़ी देर के लिए रुका होगा, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये जगह जगह लाहौर में इंटरनेट अप डाउन हो रहा है आजकल, लेकिन मेरा जो इंटरनेट है, वैसे मैंने रखा बहुत अच्छा इंटरनेट हुआ है, अल्लाह खैर करे। तो बाकी बच्चों का ठीक आ रहा होगा। तो थोड़ा सा अगर ब्लर है तो इसकी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो आपने गौर करना है, मैं ज़रा बड़ा बड़ा लिखूँगा कि अगर ब्लर आए भी तो आपको ये नज़र आए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ से कि मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिमांड के एतबार से मैं दो फार्मूलाज आपको सिखाने जा रहा हूँ। एक फार्मूला जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो पॉइंट वेलोसिटी का फार्मूला है, और दूसरा जो है वो आर्क वेलोसिटी का फार्मूला है। ये दो फार्मूलाज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। जी बिल्कुल सही है। मुल्तान शहर ही बहुत अच्छा है, मैं मुल्तान बहुत अरसा रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत शहर है। अच्छा बच्चों, तो अब हम बात ये कर रहे थे बच्चों कि मैं मुल्तान में सदर के इलाके में रहा हूँ, जो आपका थर्मल पावर स्टेशन है। तो मैं वहाँ पे जो उसका रेजिडेंट एरिया है उसके अंदर बहुत देर स्टे किया है। फिर बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में तकरीबन मैं 6 माह तक रहा हूँ। इस तरह मुख्तलिफ़ जगह पे मैं रहा हूँ। आई बिलोंग्स टू लाहौर, बट वहाँ पे मेरी जॉब थी, तो फिर कुछ अर्सा मैंने बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी से क्वालिफ़िकेशन भी हासिल की है। ज़ाहिर आप जहाँ भी जाएंगे तालीम वहीं से हासिल करेंगे। तालीम तो मैं कोशिश करता रहूँ कि हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ता रहूँ, और आज भी मैं इस वक्त UMT से पढ़ रहा हूँ आजकल। तो UMT में रिसर्च कर रहा हूँ आजकल मैं। तो कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, वो हमारी एक रूटीन है, उसको हम फॉलो करते रहते हैं। अच्छा बच्चों, तो बात हम कर रहे थे क्या कि पॉइंट वेलोसिटी एंड आर्क वेलोसिटी, ये फार्मूलाज हमने सीखने। चलिए आज सबसे पहले पॉइंट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। पॉइंट वेलोसिटी क्या है? पॉइंट वेलोसिटी एक ऐसा फार्मूला है जहाँ पर के हमने एक तरफ रखा है प्राइस को, एक तरफ रखा है क्वांटिटी को, और हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ डिमांड की, वो किसी एक पॉइंट पे कर रहे हैं, यानी फोकसिंग ऑन वन पॉइंट। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि जब एक नुक्ते के ऊपर रख के वेलोसिटी को मेजर किया जाएगा तो वो इतना रिलायबल नहीं होता, लेकिन डेट के बहरहाल एक मेथड तो प्रिवेल करता है। तो पॉइंट वेलोसिटी हम कहते हैं
कि मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, measurement of elasticity of demand at a given point, किसी गिवन पॉइंट पर उसकी मेजरमेंट आप कर रहे हैं। लेट्स से वो गिवन पॉइंट आपका बी पॉइंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्राइस P1 है, यहाँ पे क्वांटिटी Q1 है। तो चूंकि आप एक पॉइंट को बेस बना रहे हैं तो फिर आप बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी इसी की लेंगे। तो आपका जो फार्मूला है बाय डेफिनेशन इलास्टिसिटी का, वो कहता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आप जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालेंगे तो आप डिमांड का फ़र्क देखेंगे कि पहली क्वांटिटी क्या, नई क्वांटिटी क्या थी और पहली क्वांटिटी क्या थी, नई क्वांटिटी क्या है और नई क्वांटिटी पुरानी क्वांटिटी क्या थी, और बेस करेंगे इस Q1 पे, एक ही पॉइंट पे। इससे आप परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालेंगे और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है उसको आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1, ये वाला P1 एक ही पॉइंट, इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। तो चूँकि आप एक ही पॉइंट में बेस कर रहे हैं तो उसी की क्वांटिटी को बेस बन लेंगे और उसी की प्राइस को आप बेस बना के परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे। इस तरह एक पॉइंट के ऊपर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छी कैलकुलेशन हो तो फिर आप आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला फॉलो कर लीजिए। आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला ये कहता है कि एक पॉइंट की बजाय डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी को दो मुख्तलिफ पॉइंट पे जाके ऑन एन एवरेज देखो, दो मुख्तलिफ पॉइंट पे जाके उसकी एवरेज पे देखो। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, velocity of demand between two different points, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के दरमियान में आप इसको मेजर करो along two different points। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक होगी बात। तो इसको ज़रा अब फिर ऐसा कर लेंगे, एक्सिस को फिर ज़रा लंबा कर लें। इसको आप कह दीजिए कि ये आपका ए पॉइंट है, तो ये P1 है और ये Q1 है फिर आपका, और ये बी पॉइंट है जो चेंज हुआ है, तो फिर ये P2 है और ये Q2 है। तो अब आप इन दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के हिसाब से मेजर करेंगे तो ये यकीनी तौर पे ज़्यादा रिलायबल होगा। उसके ज़्यादा रिलायबल होने की वजह बिल्कुल नुमाया है कि जब दो पॉइंट्स के दरमियान में एक बड़ा एरिया आता है और आप उसके एतबार से एवरेज ले लेते हैं तो आपकी मेजरमेंट ज़्यादा फोर्सफुल हो जाती है, ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो प्रीवियस मेथड में एक ही नुक्ता था, इसलिए आपने उसी को बेस बनाया और उसी की बुनियाद पे क्वांटिटी की बेस पे क्वांटिटी और प्राइस की बेस पे प्राइस को मेजर कर लिया, परसेंटेज को। यहाँ चूँकि आपने दो मुख्तलिफ पॉइंट ले लिए हैं, लिहाजा यहाँ पे जब आप परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालेंगे तो आप एक पॉइंट पर नहीं इसको देखेंगे, बल्कि आप अपना फार्मूला जब अप्लाई करेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आप जब इसको देखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड है तो आप ये करेंगे कि Q2 माइनस Q1, बट चूँकि आपने दो पॉइंट लिए हैं ए और बी, तो आप इन दोनों की एवरेज निकाल लेंगे, यानी Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गई बात। और दूसरी तरफ आप जब प्राइस की बात करेंगे तब भी आप एक प्राइस की बजाय उनकी एवरेज पर बेस करेंगे, और चूँकि एवरेज ज़्यादा बेहतर है, आपने अरिथमेटिक मीन में पढ़ा भी था, तो लिहाजा परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है, चूँकि दो पॉइंट ले रहे हैं आप,
तो P2 माइनस P1 हो जाएगा, ये डिफरेंस आ गया, और इनकी एवरेज को आप बेस बना लेंगे, तो ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गई। तो जब आप किसी एक गिवन पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं तो आप एक ही प्राइस और एक ही क्वांटिटी को बेस बनाते हैं, लेकिन आप जब दो डिफरेंट पॉइंट्स को लेते हैं तो फिर आप उन दोनों की एवरेज को डिनोमिनेटर डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिमांड कर लेते हैं बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट अलोंग द सेम डिमांड का। तो ये बेस्ट कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये है इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो अगर कोई पूछ ले कि क्या फ़र्क है पॉइंट वेलोसिटी और आर्क वेलोसिटी में, और कोई नंबर भी कोई 6-7 दे रहा हो, तो आप इसका भी डायग्राम बनाएं, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, इसका फार्मूला लिखें, और फिर इसका भी डायग्राम बनाएं, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, इसका भी फार्मूला लिखें, तो ये थ्योरेटिकली एक्सप्लेन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? और थ्योरेटिकली पूछ भी लिया जाता है व्हाट इज़ मेंट बाय आर्क वेलोसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज़ मेंट बाय पॉइंट वेलोसिटी ऑफ डिमांड। यह कहा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट वेलोसिटी एंड आर्क वेलोसिटी ऑफ डिमांड। तो आप कहते हैं पॉइंट वेलोसिटी इज द मेजरमेंट वेलोसिटी ऑफ डिमांड अलोंग वन पॉइंट ऑन अ वन गिवन पॉइंट, while measurement of velocity of demand between two different point is arc velocity of demand, which is better formula। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक अगर समझ आ गया तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। जी शाबाश। तो यहाँ तक बात जो है वो क्लियर हो गई जी, हमें बात समझ आ गई। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा जी, अब रही बात ये कि जो आपका मामला है इसकी कैलकुलेशन का, चूँकि जो तय ये हुआ था कि जब हम इसको सीखेंगे तो पहले हम इन दोनों की थ्योरी को सीखेंगे, थ्योरी को सीखने के बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला एप्लीकेशन के लिए मुझे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ज़रूरत है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो मुझे मिला है या मैंने लिया है, जो आपका पेपर है ऑटम 18 का, उसका सवाल ले लिया मैंने। करंट पेपर में भी आया हुआ है, लेकिन मैंने ऑटम 18 का ले लिया। ये अभी जो लास्ट अटैम्प्ट थी, इससे पिछली अटैम्प्ट में ये सवाल आया हुआ था इस तरह का। अच्छा एनीवे, तो अब ऑटम 18 का सवाल लिया है। इसके अंदर कहता है पार्ट, पहली बात तो बताता है कि एक स्केड्यूल मैंने आपको दिया है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है, जो सेल ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स करती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट और कैपिटल प्रोडक्ट दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। कैपिटल प्रोडक्ट होते हैं मशीनें, आलात जो कि फर्म्स ख़रीदती हैं, बिजनेसेस ख़रीदते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग ख़रीदते हैं, साबुन हो गया, चावल हो गए, कैंडीज़ हो गई, चॉकलेट हो गई, तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है। ये स्केड्यूल गिवन है, वो कहता है डिटर्मिन करें प्राइस वेलोसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस वेलोसिटी डिमांड को डिटर्मिन करें। अब देखिए आमतौर पे कंप्यूट या कैलकुलेट की टर्म यूज़ करता है, पहली दफ़ा से डिटर्मिन की टर्म यूज़ की है, चूँकि यहाँ पे वो दो मेथड मांग रहा है। एक मांग रहा है परसेंटेज मेथड, एक मांग रहा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड अभी हमें आता नहीं, इसलिए हम इसको काट देते हैं और इसके नंबर भी 4 की बजाय 2 कर देते हैं। एक मेथड के 2 नंबर होते हैं, दूसरे के भी 2 होंगे, लिहाजा वो कर नहीं रहे तो उसके नंबर अलहदा कर देते हैं। अब जो इसके अंदर पहला सवाल है उसके अंदर तो वो कहता है इसको कैलकुलेट करके दो। दूसरे सवाल में वो कहता है रिकमेंड द कोर्स ऑफ एक्शन फर्म मेड अप अलॉन्ग विद द अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन, कि फर्म के लिए बिजनेस स्ट्रेटजी बना के दो, फर्म के लिए आप हिकमत अमली बना के दो, यानी बिजनेस पॉलिसी सजेस्ट करो इस वेलोसिटी ऑफ डिमांड की बुनियाद के ऊपर। तो ये दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल को आप जाहिर बात है बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमें डिटर्मिन करना है या कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ डिमांड को बाय परसेंटेज मेथड। अब सवाल ये है कि परसेंटेज मेथड में 2 फार्मूलाज हैं, हमें कौन सा फार्मूला लेना चाहिए आपके ख्याल में? विच फार्मूला वी शुड टेक टू कैलकुलेट? कौन सा फार्मूला लेंगे हम? हमारे पास 2 ऑप्शन है। शाबाश, दोनों ऑप्शन अभी हमने पढ़े। आपके ख्याल में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जी शाबाश। तो मोस्टली स्टूडेंट की राय ये कि आर का फार्मूला सही रहेगा, और मैं आपकी राय से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन चूंकि इस वक्त मैं एज अ टीचर दोनों पढ़ाने चाह रहा हूँ तो मैं दोनों अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन सवाल में मैंने आर की अप्लाई किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं पॉइंट वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये हमें आ जाए। इसके मुताबिक हमेशा ये करना चाहिए कि आम तौर पे एग्जामिनर ने थ्योरी में अंदर ही या स्टेटमेंट के अंदर ही वैल्यूज़ लिखी होती हैं तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ज़रा टेबल बना लिया जो ज़्यादा अच्छा है कि पहली प्राइस P1 150 है, दूसरी प्राइस P2 है जो चेंज्ड प्राइस है, और क्वांटिटी पहली Q1 है
20 और जो चेंज क्वांटिटी है वो है 24। हुआ ये है कि यहाँ प्राइस कम हुई है और डिमांड ज़्यादा हुई है। चलिए हम अप्लाई करते हैं अपना फार्मूला, डेट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, तो चलिए जी परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे Q2 माइनस Q1 बाय Q1। चूँकि आप पॉइंट वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ एक ही पॉइंट के ऊपर बेस किया जाता है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस डेट इज़ P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1। ठीक है जी, अब इस केस में अगर आप देखते हैं तो हमारी जो क्वांटिटी है वो चेंज हुई है 20 से 24 हुई है, और प्रीवियस क्वांटिटी को जो कि बेस रखना है तो 20 पे बेस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/20, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.2। दूसरा जो है आपका P2 माइनस P1, तो P2 माइनस P1 में क्या होगा कि P2 आपकी प्राइस है और वो है प्रीवियस प्राइस यानी चेंज प्राइस, और वो है 120, और जो क्वांटिटी है वो है 150 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा -30 बाय 120, तो ये आ जाएगा -0.2। अब आप डिवाइड करेंगे 0.2 जो कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा -1। अब अकॉर्डिंग टू हमारा जो मेथड है, हाँ यस इस 150, ठीक है, तो 150 आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने खुद जानबूझ के लिखा था, मैंने कहा ज़रा चेक करते हैं ये बच्चे सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। आंसर ठीक है, आंसर मैंने कैलकुलेट कर लिया था इसलिए कि इस वक्त मेरा टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा जी, तो आंसर इसका एस्टिमेटेड है मेरे पास एंड डेट इज़ करेक्ट एनीवे। अच्छा बच्चों, अब ज़रा देखते हैं हम कि आपने इसका आंसर आया -1। अब हमें करना ये है कि हमें साइन को अलहदा कर देना है, नंबर को अलहदा कर लेना है। तो साइन अलहदा कर देते हैं, नंबर अलहदा कर देते हैं। साइन है इसका नेगेटिव, ये हमने अलहदा कर दिया, और नंबर हमने अलहदा कर दिया जो उसकी वैल्यू है, और वैल्यू है उसकी 1। अब 1 वैल्यू डिमांड के मतलब हमें क्या बताती है? शाबाश, अगर किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी 1 आए तो हम उसे क्या कहेंगे? शाबाश, क्या ये इलास्टिक है, क्या ये इनइलास्टिक है, या यूनिटी इलास्टिक है? तो आप सब कहेंगे 1 मत का मतलब है कि ये यूनिटी इलास्टिक है। ठीक है, प्राइस कम होने के केस में आप जानते हैं प्राइस के कम होने पे डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन ये होता है नेगेटिव रिलेशनशिप, इसलिए साइन नेगेटिव आया है। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आप नॉर्मल गुड बेच रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस के कम होने पे डिमांड भी कम हो जाए तो फिर इसका जवाब जो है पॉजिटिव साइन आएगा। लेकिन फिर ये गुड कौन सी होगी? फिर ये नॉर्मल गुड तो नहीं होगी, फिर ये कौन सी गुड होगी? शाबाश, कौन सी गुड होगी? शाबाश जी, प्राइस के कम होने पे डिमांड ज़्यादा होती है, ये नॉर्मल गुड की निशानी है। लेकिन अगर प्राइस के कम होने पे डिमांड कम हो जाए तो फिर तो रिलेशनशिप डायरेक्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो फिर ये नॉर्मल गुड नहीं है, फिर ये इन्फीरियर गुड है। तो याद रहे इसका जो नेगेटिव साइन है वो हमें बताता है कि ये जो है ये कौन सी गुड है? शाबाश, ये नॉर्मल गुड है, तो लिहाजा हम इसको नॉर्मल गुड डिक्लेयर करेंगे। पॉजिटिव साइन आता तो फिर ये इन्फीरियर गुड होती, तो लिहाजा आपने क्या करना है, आपने इसको नॉर्मल गुड डिक्लेयर कर दिया। क्लियर जी? यहाँ तक एक हिस्सा इसका सॉल्व हो गया पॉइंट वेलोसिटी का। लेकिन पॉइंट वेलोसिटी का ये जो सेक्शन मैंने सॉल्व किया है, ये मैंने रखा है सिर्फ थ्योरी को क्लियर करने के लिए, जो कि मुझे दोनों मेथड सिखाने थे। अगर मैं सवाल में वापस जाऊँ तो मैं आपसे पूछूं कि किस मेथड से इसे सॉल्व करना है, तो आप फिर चॉइस ये देंगे कि इसे हमें आर्क मेथड से चूज़ करना चाहिए। चलिए सपोज कीजिए कि अब मैं ये सवाल शुरू कर रहा हूँ। पॉइंट वेलोसिटी का फार्मूला मैंने ऐसे ही सिखा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मैं दोबारा शुरू करता हूँ।
प्राइस है P1, चेंज प्राइस है P2, क्वांटिटी है Q1, चेंज क्वांटिटी है Q2। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप ये सोचिए कि इन द सेंस ऑफ आर्क वेलोसिटी परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये है वेलोसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकलेगी Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। चूँकि ये आर्क मेथड है, इसमें दोनों की एवरेज निकाली जाएगी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस डेट इज P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2। लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी जो है वो आप निकालेंगे 24 से हो गई 20, 24 प्लस 20 divided by 2, so this is 4 and this one is 22, this one is 22, तो 22 है। तो यहाँ पे क्या जवाब आया आपका, शाबाश। तो ये जो जवाब आएगा आपका ये होगा, शाबाश। व्हाट्स योर आंसर कैलकुलेट, जब आंसर कैलकुलेट करेंगे आएगा 0.18। ठीक है जी, तो 0.18 गुड हो गया जी। अच्छा, दूसरा जो है उसकी तरफ देखते हैं, प्राइस की तरफ। तो प्राइस को जब मैं देखता हूँ तो प्राइस जो है, पहली प्राइस जो है इनकी वो 150 है, दूसरी 120 है। तो 120 माइनस 150 चेंज प्राइस बाय 120, दोनों की एवरेज लेनी है अरिथमेटिक मीन की तरह। तो यहाँ पे -30 और नीचे आ गया 135, तो ये आ गया आपका आंसर -0.22। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो 0.18 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो -0.22 है। लिहाजा अब जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा -0.81। अब इसे एक बात और क्लियर होती है कि जब आप सिंगल पॉइंट पे बेस करते हैं, यानी पॉइंट वेलोसिटी निकालते हैं, तो आंसर और आएगा। उसकी वजह यह है कि आपने बेस सिर्फ एक ही पॉइंट को रखा, एक क्वांटिटी एक प्राइस। लेकिन जब आप डिनोमिनेटर में एवरेज निकालेंगे तो वैल्यू तो बदल जाएगी, लिहाजा आंसर भी डिफरेंट आएगा। इसका मतलब पॉइंट वेलोसिटी का आंसर और है और आर्क वेलोसिटी का आंसर और है। अगर सेम होता तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी कहने की कि आर्क लगाना है, पॉइंट नहीं लगाना, ये आर्क प्रेफरेबल है। क्लियर जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वही काम करना है कि सवाल को जो जवाब है उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देना है। एक उसका साइन है जो कि नेगेटिव है और एक उसका आंसर है जो कि 0.81 है। जो उसका साइन है नेगेटिव वो ये गवाही देता है कि प्राइस के कम होने पर डिमांड ज़्यादा हो रही है और इसका रिलेशनशिप नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। तो ये एक नॉर्मल गुड है, एक नॉर्मल गुड है। लेकिन इसके बरक्स अगर ऐसा ना होता और साइन पॉजिटिव आया होता तो फिर इसका मतलब मैं ये लेता कि प्राइस के कम होने पर डिमांड भी कम हुई है और साइन पॉजिटिव आया है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो फिर ये इन्फीरियर गुड है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, इसलिए मैं इसे लिख कर काट देता हूँ, समझाने के लिए लिखा है। ठीक हो गया बच्चों। तो महनूर फातिमा बेटी पूछ रही है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो बेटे डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि एक में आपने डिनोमिनेटर सिर्फ प्रीवियस क्वांटिटी को लिया और प्रीवियस प्राइस को लिया और दूसरे में डिनोमिनेटर उसकी एवरेज को लिया। तो बेटा एवरेज और एग्जैक्ट वैल्यू में फ़र्क तो होगा और जब फ़र्क आएगा तो फिर वैल्यू में भी फ़र्क आएगा। और अगर आंसर सेम आता तो फिर मुझे क्या कहने की ज़रूरत थी कि आर का फार्मूला बेटर है पॉइंट से, फिर तो दोनों में से कोई भी लगा लिया जाए, आंसर तो सेम ही आना था। ठीक हो गई ना बात। अच्छा, सही हो गया बच्चों। अच्छा, अब रही बात ये कि बाय डेफिनेशन जो है, बाय डेफिनेशन ये कहीं भी नहीं कहा गया कि दोनों बराबर हैं। बाय डेफिनेशन तो ये कहा गया है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस।
निकालने का तरीका मुख्तलिफ है, एक जो है सिंगल पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं और एक एवरेज पे कैलकुलेट करते हैं, तो निकालने का तरीका डिफरेंट है, इसलिए आंसर भी डिफरेंट है। अच्छा बच्चों, तो लिहाजा हम आमतौर पे 2 पॉइंट को प्रेफर करते हैं, इसलिए आर का फार्मूला यूज़ करें। वापस चलते हैं जहाँ से बात हमने छोड़ी थी कि नेगेटिव साइन आने का मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल गुड है, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है कि इसका आंसर जो आया है वो आया है 0.81, 0.81 आया है। तो अब मैं इसको क्या डिक्लेयर करूँगा? अब सब बच्चे कह रहे हैं कि अब आप इसे इनइलास्टिक डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इनइलास्टिक डिक्लेयर करने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि मेरा इलास्टिसिटी का आंसर आया है 0.81, जो 1 से कम है, ये लिखना पड़ेगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ, चूँकि ये 1 से कम है, ठीक है। सो देयर फॉर ये यूनिटी इलास्टिक है, देयर फॉर ये इन इलास्टिक डिमांड है। क्या है? इन इलास्टिक डिमांड। अब इन इलास्टिक डिमांड लिखने के बाद मेरा जो 2 मार्क्स का सवाल है वो मुकम्मल हो गया। मैंने स्टेप्स भी लिखे, तीनों स्टेप लिखे, उसके बाद मैंने उसको इंटरप्रेट भी किया कि नेगेटिव साइन नॉर्मल गुड के लिए है और 0.81 जो है ये इनइलास्टिक है, तो 2 मार्क्स का सवाल पूरा हो गया। लेकिन सवाल के अंदर एक बड़ा अहम पार्ट और भी था 2 मार्क्स के लिए, और वो ये था कि इसकी रिकमेंड करें कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है बिजनेस स्ट्रेटेजी बनानी है, बिजनेस प्लान बनाना है, ठीक है। यानी बिजनेस प्लानिंग के एतबार से कुछ हमें सजेस्ट करें कि आगे हमें, लेकिन जो सजेस्ट करें उसकी अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन भी दें। तो अब हम इस तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अब ये है कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर आपका डिमांड कर्व इनइलास्टिक है तो इनइलास्टिक डिमांड कर्व किस तरह का होता है। साबित तो हो गया कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो 0.81 है और आपने इसे 81 इस तरफ आएगा, इनइलास्टिक की तरफ आएगा, लेकिन इनइलास्टिक का डिमांड कर्व कैसा होगा? जी शाबाश, कैसा होगा डिमांड कर्व? कोई बता सकता है मुझे इनइलास्टिक डिमांड का डिमांड कर्व कैसा होता है? कल 2 तरह के पढ़े थे, एक नॉर्मल था, एक स्टीपर था, एक फ्लैटर था, तो इसका कौन सा होगा शाबाश? इसका स्टीप होगा, ठीक है। तो इसका स्टीप डिमांड कर्व बना देते हैं। इसी को हम लॉजिक डिक्लेयर कर देते हैं, इसी की बुनियाद पे हम फैसला करेंगे। आल्दो के वहाँ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 मार्क्स हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ तो समझाना है ना हमने। इन इलास्टिक डिमांड का मुझे एक बात चीख चीख के कह रहा है कि भाई अगर आप प्राइस बहुत ज़्यादा भी बढ़ा लोगे ना तो डिमांड में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्राइस ज़्यादा कर दें तो डिमांड पे फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन प्राइस ज़्यादा करने से रेवेन्यू में बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो आप क्या तजवीज़ देंगे? जी शाबाश, क्या तजवीज़ देंगे आप? कोई तजवीज़ नज़र नहीं आ रही। प्राइस हाई करेंगे डिमांड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए कब फर्म को ये करना चाहिए। शाबाश जी, क्या तजवीज़ देते हैं बच्चों? आपकी तजवीज़ आने तक मैं आगे नहीं चलूँगा कि फ़र्म को क्या करना चाहिए ऐसी हालत में। जी उमर, मोहम्मद अली भट्ट, खतीजा सज्जाद, जवाद शाह। जी शाबाश, क्या करना चाहिए कंपनी को, क्या करना चाहिए? शाबाश, अब्दुल वहाब, अब्दुल हसीब। जी, वेर आर यू? बीर आबिद, फातिमा अलवी, जवाद अली, जवाद शाह, काशिफ सत्तार, खतीजा, महानूर फातिमा। वेर आर यू? मोहम्मद मुनीब, कहाँ पे आप लोग?
जी शाबाश, क्या करना चाहिए? फर्म को जी, कोई और तजवीज़? शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। फर्म को चाहिए कि प्राइस हाई, क्योंकि प्राइस हाई करने से कस्टमर की लॉयल्टी नहीं टूट रही, कस्टमर आपके साथ ही है। तो प्राइस हाई करने से यू कैन अर्न मोर रेवेन्यू, आप ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकोगे। ठीक है, आप ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकोगे, चूँकि फर्म की लॉयल्टी को कोई फ़र्क, आपके कस्टमर की लॉयल्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर बिल फ़र्ज़, एक मिसाल देता हूँ सिर्फ, कि आपका जवाब ये ना आया होता, आपका जवाब आया होता 1.81, फिर आप क्या करते? फिर आप ये कहते कि डिमांड कर्व इलास्टिक है और इलास्टिक प्राइस तब होगी, तो फिर प्राइस क्या करनी चाहिए फर्म को? फिर फर्म को पता है कि हमने प्राइस ज़रा सी भी बढ़ाई तो बहुत सारे कस्टमर हमारे हाथ से निकल जाएंगे, बहुत सारे कस्टमर हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो लिहाजा ये गलती नहीं करनी, वहाँ पे प्राइस हाई करनी है, यहाँ उसके उलट चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्राइस कीप प्राइस लो टू अर्न मोर प्रॉफिट, तो लेस प्राइस रखो और ज़्यादा सेल करो। ठीक है, तो यहाँ पे कीप लो प्राइस एंड सेल मोर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, हुआ तो बेसिकली ये है, एक्चुअली तो ये स्ट्रेटेजी है। ये तो मैंने इसलिए कह दिया कि अगर कभी ऐसा ना हुआ और इस तरह की सिचुएशन आ गई तो तब भी आप रिकमेंडेशन दे सकेंगे। ठीक है जी, अच्छा, तो मैं अब कुछ सवालात आपके ज़िम्मे लगाता हूँ। सबसे पहले सवाल ये वाला आपके ज़िम्मे लगाता हूँ, लेकिन उससे पहले एग्ज़ामिनर के कमेंट्स पे बात कर लेते हैं इस सवाल के हवाले से। इस सवाल के हवाले से एग्ज़ामिनर कहता है कि 40% स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड वेल। इसका मतलब है 40% बच्चों ने सही किया और 60% बच्चे एक आसान सा सवाल जो है उसके अंदर नंबर लूज़ कर गए। ठीक है जी, और मैनी स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज़ हो गए, परसेंटेज मेथड को उन्होंने जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड बना दिया, तो वो गड़बड़ कर गए, वाइस वर्सा हो गए। तो बाज़ बच्चों ने जो है वो इंटरप्रेट भी इनकरेक्ट किया है, जो कि आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सही बताया कि 0.81 है तो ये इनइलास्टिक डिमांड है, और उन्होंने इसको इनकरेक्ट इंटरप्रेट किया। जो बी पार्ट है उसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट रीड द क्वेश्चन, और बाज़ बच्चों ने जर्नल कमेंटिंग शुरू कर दी, रिकमेंडेशन कि आप एडवर्टीज़मेंट करें, क्वालिटी अच्छी दें, मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें, ऑनेस्टी से काम करें। तो इस तरह की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए थी। रिकमेंडेशन ये चाहिए थी कि जब प्राइस इनइलास्टिक है तो हम प्राइस बढ़ाएंगे, कस्टमर लूज़ नहीं होगा, डिमांड थोड़ी बहुत कम होगी लेकिन रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा, लिहाजा हमें वी शुड कीप अ स्ट्रेटेजी ऑफ कीपिंग प्राइस हाई। तो हमें ये स्ट्रेटेजी देनी थी। क्लियर जी? तो ये बच्चों हमने देखा कि बच्चों ने क्या गलतियां की पेपर में जाकर, उसकी वजह क्या है ये मैं थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। ठीक है जी, अच्छा, अब बात आ गई ये कि एक सवाल आपके ज़िम्मे लगा देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये सवाल की स्टेटमेंट सारी वही है, सिर्फ नंबर में फ़र्क हो कि प्राइस 10 थी 8 हो गई, डिमांड 40 थी 60 हो गई। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, तो मैंने भी इसको कैलकुलेट किया हुआ है लेकिन मैं अब सॉल्व नहीं कराऊंगा, वो आप खुद कर लेंगे। इसका जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड आएगा वो आएगा आर्क मेथड से, मैंने इसे किया है, ज़ाहिर है ज़्यादा आर्क मेथड यूज़ होता है, तो 0.4 आंसर आया है। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का आंसर जो आया है वो -0.22 आया है। और इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है that is percentage change in demand due to percentage change in price,
वो जो आया है वो आया है 0.4 बाय -0.22 यानी -1 पॉइंट यानी -0.181। ठीक है, तो मैंने इस हवाले से पहले से ही कमेंटिंग कर ली थी, सपोज करते हुए कि आंसर -1.1 हो तो डिमांड कर्व मोर देन यूनिटी यानी एलोसिटिक होगा और वहाँ पे आप प्राइस लो रखेंगे और सेल ज़्यादा करेंगे। तो ये मैंने पहले ही मफरूज़ाती तौर पे आपको सॉल्व करा दिया था। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल जो आपने खुद हल करना है। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है ये न्यूमेरिकल है, इसमें अंदर कैलकुलेटर भी चलाना है, प्रैक्टिस भी करनी है, और जितनी प्रैक्टिस आप अच्छी करेंगे उतना आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। और फिक्स मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हैं 5 या 6 नंबर का और साथ MCQs भी कोई 13 तक ठीक हो जाते हैं तो 13 नंबर वो फिक्स आ गए, 5-7 नंबर ये फिक्स आ गए, तो 20 नंबर आपने फिक्स इन फिक्स ले लिए, पूरे ले लिए तकरीबन, तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रैक्टिस के लिए आपको क्या सवाल दिया जाए? प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये सवाल भेजा है कि ये सवाल है क्वेश्चन बैंक का 3.8, इसके अंदर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये आपकी पहली प्राइस है, ये आपकी दूसरी प्राइस है, ये आपकी पहली क्वांटिटी है, आपकी दूसरी क्वांटिटी है। ठीक है जी, इसी तरह ये है, इसी तरह ये है, इसी तरह ये है। 3 सवाल है, इनको सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें जो प्राइस दी हुई है वो पाउंड में दी हुई है, तो देते रहे पाउंड में, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप पाउंड में दे दें, कोई मसला नहीं है, हमने तो फार्मूला ही सीखना है। तो इसके अंदर फ़ायदा ये है कि एक जवाब आएगा 1 से कम यानी इनएलास्टिक आ जाएगा, एक जवाब आ जाएगा 2.27, तो ये क्या हो जाएगा शाबाश, मोर देन, ये क्या हो जाएगा शाबाश, ये हो जाएगा शाबाश, क्या हो जाएगा ये जी, इसको क्या कहेंगे आप जी? खतीजा, अब्दुल हसीब, काशिफ सत्तार, उमर फारूक, इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप इलास्टिक कहेंगे। और एक जवाब आ जाएगा 1, तो 1 को आप क्या कहेंगे? यूनिटी इलास्टिक। तो तीनों की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और ये आंसर भी आपको पता होंगे, तो फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सवाल और कर लेते हैं। ये सवाल जो है ऑटम 16 का है। इसके अंदर पहले जो सवाल पार्ट 1 है वो 6 मार्क्स के लिए है। डिफाइन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये डिफाइन करने के नंबर अलहदा, चूँकि फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप आ जाए, कॉमा आ जाए, तो इसके नंबर अलहदा होंगे, ऑब्वियसली इसका कम से कम 1 नंबर होगा। इसके बाद 5 नंबर जो है उसके लिए आइडेंटिफाई करें और ब्रीफली एक्सप्लेन करें फैक्टर विच डिटरमिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो फैक्टर डिटरमिन करते हैं आपको वो मुझे बताने हैं, तो वो कौन से हैं शाबाश? वो कौन से हैं शाबाश? कल जिक्र आया था इनका, कौन से फैक्टर हैं, क्या कहते हैं हम उनको जी? जवाद, अब्दुल हसीब, खतीजा जी शाबाश। कल हमने इन्हें क्या कहा था जी शाबाश? कल हमने इन्हें नूर जी शाबाश, नंबर ऑफ यूजेस, टाइम होराइजन, बिल्कुल ठीक है। तो हमने इन्हें कहा था ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हैं, तो ये आप डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, इसके डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स के लिए 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1 + 5 6 मार्क्स। तो चांसेस यही कि इसमें भी बड़े अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंप्यूट। आमतौर पर कंप्यूट या कैलकुलेट की टर्म यूज़ करता है। इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इफ़ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम 10 to 11 पर यूनिट, यानी 10 से 11, इसका मतलब पहली प्राइस 10 है, दूसरी प्राइस 11 है। इसी तरह क्वांटिटी है, पहली क्वांटिटी जो है आपकी वो क्या है शाबाश? 2.5 मिलियन। अब ज़ाहिर है प्राइस ज़्यादा हुई है तो डिमांड कम होगी, और दूसरी है 1.9 मिलियन। ठीक हो गया बच्चों? अब इस सवाल के लिए क्या आप हल कर लेंगे शाबाश बच्चों? क्यों जी स्टूडेंट्स? प्राइस गिवन है, प्राइस 10 से 11 हुई है, क्वांटिटी 2.5 मिलियन से कितनी हो गई है? 1.9 मिलियन। ठीक है, तो सिर्फ एक बच्ची हल कर सकती है, खतीजा, बाकी बच्चे नहीं हल कर सकते इसको जी शाबाश।
क्यों भाई, नूरुलैन नहीं हल कर सकती? ठीक होगी बात, ठीक होगी बात। ये आप कर लेंगे। अच्छा, इसके मुतालिक जब ये पेपर में आया, ये बात है आपके सीनियर के सीनियर, यानी 2018 में आपके सीनियर थे, और ये वो सीनियर हैं जो अब तक कहीं ऑडिट फर्म में पहुंच चुके होंगे और अब तक तो क्वालिफाई कर चुके होंगे। इन्होंने जब ये पेपर अटैम्प्ट किया तो बड़ी डिफरेंट बात सामने आती है कि पहला पार्ट कहा जाता है इट वाज वेल अटेम्प्ट क्वेश्चन, मैनी स्टूडेंट एबल टू करेक्टली डिफाइन द प्राइस वेलोसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमिन द PED, प्राइस वेलोसिटी ऑफ डिमांड। तो ये सवाल बड़ा अच्छा स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया। मैनी स्टूडेंट्स, अब पार्ट बी की बात करते हैं, मैनी स्टूडेंट ट्रेटेड करेक्ट फार्मूला एंड कंपटीशन, बहुत सारे स्टूडेंट ने करेक्ट फार्मूला बताया, ठीक है, एंड स्क्योर्ड फुल मार्क्स, उन्होंने मार्क्स भी पूरे लिए। कितने मार्क्स थे? मार्क्स थे इसके 3, और उन्होंने पूरे 3 नंबर ले लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2018 में जब सवाल पूछा गया तो उस वक़्त तो यही सवाल है जो पहले आ चुका है, दोबारा पूछा गया है, तो सिर्फ 40% स्टूडेंट सही आंसर दे सके, जबकि 2016 में ज़्यादा स्टूडेंट सही आंसर दे रहे थे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि 2016 में जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पढ़ने के लिए आ रहे थे, उसमें से मोस्टली बच्चे जो हैं वो बाय चॉइस ये कर रहे थे, लिहाजा उनकी अटेम्प्ट ज़्यादा वर्केबल थी। वो नोट्स भी क्लास में अच्छे लेते थे, एक एक पॉइंट नोट करते थे, और होमवर्क भी अच्छा करते थे। लिहाजा मोस्टली स्टूडेंट 2016 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए। लेकिन 2018 में जो बच्चे आए हैं, इन्होंने क्लास नोट्स बहुत अच्छे लिए हैं और घर जाके प्रैक्टिस पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर गए, होमवर्क इतना अच्छा नहीं किया। और आज जो मेरे साथ बच्चे हैं 2021 में, ये बच्चे वो हैं कि ये नोट्स भी अच्छे नहीं ले रहे, मोबाइल पे बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट नोट ही नहीं कर रहे, जबकि कुरान ये कहता है अल्लमल इंसान बिल कलमी, हमने इंसान को इल्म कलम से सिखाया, और आप कलम हाथ से छोड़ देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो होती कलम से। तो ये जो है समझ नहीं आती कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब हम जानते हैं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आए हैं, CA करना चाहते हैं, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम नोट्स भी नहीं लेते क्लास में प्रॉपर तरीके से और उनको सॉल्व भी नहीं करते। तो जब ऐसा करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा रिज़ल्ट जो है वो हिट होगा। लेकिन आप चूँकि ज़्यादा ऐसे हालात में हैं बच्चे, और आपसे उम्मीदें भी चूँकि ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप हमें बेहतर रिज़ल्ट जो है वो देंगे इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछी जाए 1 से लेकर 100% तक, तो आप कहाँ पर फॉल करेंगे? जी शाबाश। तो उमर फारूक कह रहे हैं 100%, खतीजा कह रही है 100%, और काशिफ सत्तार कह रहे हैं 100%, ठीक है जी। मोहम्मद अली बट भी 100% पे हैं। बाकी बच्चे जी, जवाद शाह भी कह रहे हैं कि 100% बात समझ आ गई है। तो बस फिर अब भूलनी नहीं, प्रैक्टिस अच्छी करनी है। आज हमने किया है पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी यानी परसेंटेज मेथड, कल हम करेंगे इनकम एंड ज्योमेट्रिक मेथड। तो परसों इंशाल्लाह हम क्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी को डिस्कस करके इस टॉपिक को ख़त्म करके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट वाले बिटवीन, अच्छा ये बच्चे मुझे आपके सवाल नहीं समझ आया, अगर हो सके तो ये सवाल मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। डिटर्मिनेंट वाले आते बिटवीन आधे करवाए गए या नहीं? नहीं, पूरे करवाए थे, जितने मैंने करवाए थे आपको सारे करवाए थे। वहाँ पे एक लंबी तफसील थी और उसकी डिटेल भी मैंने आपको भेजी थी, ठीक है ना। असल में हुआ ये था कि कल अनफॉर्चुनेटली मैं जो है ना, माइक जो है मेरे पास 3 तरह के हैं, तो ये माइक जो था ना ये होना चाहिए था ऑन, माइक ऑन हो गया कैमरे का, कैमरा पड़ा हुआ बड़ी दूर, तो वहाँ तक आवाज़ सही गई नहीं, इससे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, वरना कल वाली मैं वीडियो आपको भेज देता। फिर भी डिटर्मिनेंट वाली कोई ना कोई वीडियो मैं आपको ज़रूर भेज दूँगा, ठीक है। असाइनमेंट का टाइम एक्सटेंड कर दें, कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। आप कब दे देंगे मुझे बताइए, व्हाट यू कैन डू, कब तक आप दे देंगे? चूँकि मैं उसका सोल्यूशन तैयार कर चुका हूँ, मैंने आपके साथ शेयर करना है वीडियो की शक्ल में। जी शाबाश, बता दीजिए।
ठीक है बच्चे, आप कर दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको जो है वो फ्राइडे को सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्म, ठीक है। असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में मेरे टीए को सबमिट करनी है, ठीक है। सो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।